जब भी कोई छोटे बजट की मूवी इतने अच्छे वीएफएक्स डिलीवर करती है, मेरे मन में सवाल खड़े हो जाते हैं कि बड़े बजट की फिल्मों के वीएफएक्स इतने गंदे हो ही नहीं सकते। या तो इन्होंने अपनी जेबें भरी है या फिर बजट जितना बताया जाता है एक्चुअली में उतना होता ही नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि इतने से बजट में वीएफएक्स में इन्होंने वो किया है जो 400 साढ़े 400 करोड़ वाले बजट की फिल्में भी नहीं कर पाती है। हाँ, मूवी के सारे वीएफएक्स अच्छे नहीं है, पर फिर भी इतने से कम बजट में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। खैर, जितनी तारीफ थी यही तक थी, क्योंकि आगे मूवी का प्रॉपर एनालिसिस करके मैं ये बताऊंगा कि क्यों मेरा स्टोरी वाइज ग्रेट नहीं बन पाई। तो हाँ, आगे स्पॉइलर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ मैं जरा कड़वा सच भी बोलूंगा, तो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन शुरू करने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट मूवी का बहुत अच्छा था और अगर इसे सही से एग्जीक्यूट किया जाता तो शायद ये मूवी कुछ और ही लेवल पे पहुंच जाती। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है और इन्होंने भी शुरुआत अच्छी की थी। जिस तरह से कहानी कलिंगा वॉर से शुरू होती है, जो सम्राट अशोक के लाइफ का सबसे भयानक और इम्पोर्टेंट वॉर था। हालांकि इसका भी इंस्पिरेशन इन्होंने कहीं और से ही लिया है, जिस पे मैं आगे बात करूंगा। और क्योंकि यहाँ एआई का यूज हुआ है तो मैं समझता हूँ कि बेटर होता अगर ये शुरुआत की कहानी एनिमेशन के जरिए दिखाते, पर ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहीं और से इंस्पिरेशन लिया है तो ये इनके दिमाग में आया ही नहीं होगा। लेकिन उसके बाद का पूरा फर्स्ट हाफ में हमें अंबिका के स्ट्रगल को दिखाया जाता है, कैसे वो पर्वत चढ़ती है और फिर अपने बच्चे का त्याग करती है। और अगर सच कहूं तो इमोशन के हिसाब से ये कहानी काफी अच्छी थी, लेकिन इसे तब दिखाया जाना चाहिए था जब हम सभी कैरेक्टर से अच्छे से कनेक्ट कर चुके होते, इंक्लूडिंग अंबिका, तो तब ये पार्ट बोरिंग नहीं लगता। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि शुरुआत में ही हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हमें बताया जाता है कि अशोका के जो 9 ग्रंथ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रक्षकों के पास है, लेकिन अब उसे छीनने के लिए कोई एविल आया है, यानी कि अपना विलन। यही नहीं बल्कि मेरा कहाँ पे है वो श्री राम जी की है। अंबिका को अपना बच्चा क्यों छोड़ना पड़ेगा? सब कुछ हमें स्पून फीडिंग किया जाता है और इसीलिए सवाल तो आता है कि फिर बचा क्या? आगे हम किसके लिए क्यूरियस रहते? मतलब कि पॉइंट ये है कि अगर आप हुक में ही सारे सवालों के जवाब दे दोगे तो गेम खल्लास है भाई। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहानी गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि बस कहानी के पार्ट्स को सही जगह पे फिट नहीं किया गया। जैसे इमेजिन करो कि हमें शुरुआत में बस इतना बता के छोड़ दिया जाता कि कोई एविल पावर आ रही है, या फिर उसे भी छोड़ो, हमें कलिंगा वॉर के बाद सीधा विलन को ही दिखाया जाता बिना उसके किसी भी इंट्रोडक्शन के जगह एक बुक के लिए उसके रक्षक को मारते हुए जब हम उसे देखते। उसके बाद कहानी सीधा वहां से स्टार्ट होती जब अपनी हीरोइन हीरो को ढूंढने निकल पड़ती है। और हाँ, हमें ये भी नहीं बताया जाता कि लामा यानी अपना विलन कौन है, और ना ही ये कि अपनी हीरोइन विभा वेदा को क्यों ढूंढ रही है। अगर इसकी जो हुक है वो इस तरह से सेटअप की जाती तो हमारे मन में सवालों का भूचाल आ जाता, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ स्लो होने के बाद भी स्लो फील ही नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में वो अर्जेंसी पहले से ही क्रिएट की जा चुकी होती। फर्स्ट हाफ के खींचा हुआ लगने का रीजन कई हद तक यही है, जहाँ पे आगे क्या होने वाला है उसको देखने के लिए हमारे मन में एक चुल ही नहीं बचती, क्योंकि हमें शुरुआत से ही स्पून फीडिंग की जा रही थी। चलो, वेदा का उस गंजा गैंग आई मीन की गांजा गैंग के साथ लड़ाई को मैं फिर भी समझ सकता हूँ, क्योंकि इन्हें एक स्पेशल फिल्म से इंस्पिरेशन लेनी थी। और सच कहूँ तो वो ज्यादा खिंची हुई लगती भी नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि 90% लोग एक्शन के नाम पे कुछ भी देख लेते हैं, लेकिन विभा का वेदा को ढूंढते हुए आते वक्त उसका पूरा बचपन हमें दिखाया जाता है, जो कि कहानी को इमोशनल बनाने की जगह और डल बना देता है। मतलब सीरियसली, हमने जिस कैरेक्टर को अभी तक देखा ही नहीं है उससे हम कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं। उसके बचपन के सीन वो बोरिंग ही लगेंगे। अब इसे भी ये लोग सिर्फ एक डायलॉग में ही निपटा सकती थे, जहां वेदा से मिलने के बाद उसे प्रूव करने के लिए कि विभा कौन है, वो उसके बचपन की पूरी कहानी या फिर उसकी स्टोरी सिर्फ एक ही लाइन में उसे सुना देती। इससे भी ऑडियंस समझ जाती, लेकिन वो जो बोरिंग पार्ट है वो कट हो जाता। अब कल्कि का ही एग्जाम्पल ले लो, जिससे ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। कल्कि में हमें भैरवा की बचपन की स्टोरी कब दिखाई जाती है? जब हम एक्चुअली में भैरवा से पूरी तरह से कनेक्ट कर चुके होते हैं। जबकि टेक्निकली देखोगे तो भैरवा की कहानी वेदा से ज्यादा इमोशनल थी, फिर भी उसे नाग अश्विन ने तब दिखाना सही समझा जब ऑडियंस भैरवा से कनेक्ट कर चुकी थी। तो ओवरऑल फर्स्ट एक्ट और फर्स्ट हाफ दोनों के खिंचा हुआ या फिर बोरिंग लगने का रीजन स्पून फीडिंग है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले के साथ खेलने के बजाय उसे सीधा दिखा के मेकर्स ने हमारे इमोशन के साथ खेला है।
आई डोंट नो कि तुम में से कितने लोगों को ये फील हुआ कि डायरेक्टर कल्कि से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इतना कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम इसे कॉपी समझोगे। तो अगर शुरुआत से शुरू करें तो कल्कि के शुरुआत में हमें महाभारत के सीन दिखाए जाते हैं, सेम उसी तरह से हमें मिराई के शुरुआत में भी कलिंगा वॉर को दिखाया जाता है, जो काफी अच्छा था वैसे। और अगर डीप में जाओगे तो अशोक सम्राट और अश्वत्थामा इन दोनों के सीन्स के जो इमोशंस है वो भी मैच होते हैं, लेकिन हम इतना अंदर नहीं घुसेंगे। दूसरा, शुरुआत का गांजा गैंग वाला फाइट सीन भी कल की मूवी का ही है, जहाँ कॉमेडी वे में बाउंटी के लिए भैरवा बाउंटी हंटर से लड़ता है। और बारीकी से देखने जाओगे तो दोनों एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी भी काफी हद तक मैच हो जाती है। और ऐसे ही आगे बहुत सारे सीन हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज खुद मिराई है। जिस तरह से कल्कि के लास्ट में रिवील होता है कि अश्वत्थामा की छड़ी कर्णा का विजय धनुष है, उसी तरह से यहाँ हमें लास्ट में पता चलता है कि मिराई राम भगवान का धनुष है। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो? यस गॉड, 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क। पर देखो यार, मैं फिर भी इसे कॉपी नहीं मानूंगा, और ना ही मैंने ये सिमिलैरिटीज इसीलिए गिनवाई है ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि डायरेक्टर ने ऐसा करके गलती की है। नहीं, इनकी गलती इंस्पायर्ड होना नहीं था, गलती थी उसको सही से एग्जीक्यूट ना कर पाना। वरना इंस्पिरेशन तो राजा मौली भी लेते हैं, पर प्रॉब्लम है चीजों को सही से प्रेजेंट ना कर पाना या फिर कन्विक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अश्वत्थामा के पास कर्णा का ही धनुष है, मूवी के एंड तक भी हमें नाग अश्विन ने इसकी भनक तक नहीं लगनी दी। इसके उल्टा क्लाइमैक्स तक हम भैरवा को किसी और का ही अवतार समझ रहे थे, और इसलिए जब लास्ट में अनएक्सपेक्टेडली भैरवा ही कर्ण है ये रिवील होता है तो सबके तोते उड़ जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हमें शुरुआत से उस लाठी को एक नॉर्मल लाठी की तरह दिखाया गया, लेकिन मिराई में शुरुआत से हमें स्पून फीडिंग के जरिए ये एक्सप्लेन किया जाता है कि मिराई राम से जुड़ी हुई है। उसके अलावा मूवी का पूरा प्लॉट ही उस छड़ी के अराउंड होता है। बाय द वे, मिराई की पावर्स कब वेदा को मिलेगी इसको लेकर अच्छा खासा एंटिसिपेशन बिल्ड किया गया था, और जो अच्छा है वो है गुंडे से मार रहे हैं और ऑडियंस ये सोच रही है कि मिराई की पावर्स कब वापस आएंगी, इसीलिए वो बीच वाला फाइट सीन काफी अच्छा था। और अगर फाइट की बात चली रही है तो मुझे और भी काफी सारे फाइट वाले सीन अच्छे लगे, लेकिन यहाँ जो चीज हिट नहीं होती वो है लास्ट का भगवान राम के बाण वाला सीन, जिसको जिस तरह से रिवील किया जाता है वो उसे हाई पे ले जाने में नाकामयाब रहे। और उसका रीजन सिंपल है, हम पहले से जानते थे कि ये श्री राम की ही है, और दूसरा हमने वेदा को मिराई की पावर्स पहले भी यूज करते हुए देखा था। अब ये जो चीज है ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने कल्कि से ही उठाई थी। पर देखो यार, मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये सोचती है कि अगर मूवी का टॉपिक सीरियस है तो उसमें कॉमेडी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो बाहुबली की कॉमेडी नहीं चलती, या फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को ही देख लो, साला पूरा ब्रह्मांड की लगी पड़ी है और उससे भी ज्यादा थॉर की लगी पड़ी है, पर उसके उसी ट्रेजेडिक सिचुएशन से कॉमेडी क्रिएट की गई थी। और फिल्मों में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएंगे जहाँ बहुत ही डार्क सिचुएशन में कॉमेडी ऐड की जाती है। तो प्रॉब्लम कॉमेडी डालना नहीं है, बल्कि उसे सही से डिलीवर ना कर पाना है। पहले तो जितने भी फिल्म मेकर्स है उन सबको सोशल मीडिया से जोक उठाना बंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी मूवी आती है उस मेम का ट्रेंड ही चला जाता है, तो वो चीज जो है वो ऑडियंस को हिट ही नहीं होती। और दूसरी बात, कॉमेडी सच में बुरी थी यार, और सिर्फ इसीलिए अननेसेसरी फील हो रही थी। वो तो अच्छा है कि जब मैं कॉमेडी की वजह से मूवी से डिटैच हो जाता, हीरोइन की खूबसूरती मुझे वापस से एंगेज कर देती। नहीं सीरियसली यार, मूवी की हीरोइन खूबसूरत थी और उनको देखकर ही मेरा मन जो है वो बोरिंग सीन्स में भी लगा रहता था। लेकिन हाँ, ऊपर जितनी भी गलतियां मैंने अभी तक तुमको गिनाई है वो सिर्फ एक ही चीज से हुई है। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और सच कहूं तो स्टोरी भी बुरी नहीं थी। ऐसी हिस्ट्री और गॉड से जुड़ी चीजें हाल ही में हमने कुछ ज्यादा ही देखी है, फिर भी इसमें अपना नयापन तो था, मतलब एक यूनिकनेस थी। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो इसका स्क्रीन प्ले ही था, जिसने इसको एक टिपिकल साउथ इंडियन मूवी बना के रख दिया, जिसकी कहानी हीरो के अराउंड होती है। आई मीन, जिस तरह से कहानी में पीसेस को फीड किया गया, अगर तुम उन सारे पीसेस को या फिर सीक्वेंसेस को
दोबारा से खुद फीड करके देखोगे तो तुम्हें खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे कि अंबिका की कहानी को शुरुआत में ना दिखा के उस वक्त दिखाई जाती है जब अपना हीरो मीराई को लेकर वापस आता उस बड़े पक्षी के पास से, और अंबिका की कहानी की जगह शुरुआत में हमें विलन की कहानी दिखाई जाती, वो भी बिना स्पून फीडिंग के। सिर्फ ये दिखाया जाता कि कैसे एक छोटे बच्चे की माँ मर जाती है और उसे मनुष्य समझ के गाँव वाले धुतकारते हैं तो वो पूरे गाँव को ही जला देता है। इससे अगेन हम उस बच्चे को लेकर सोचते रहते, मतलब हमें अंदाजा तो होता कि वो बच्चा विलन ही होगा, पर फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम क्यूरियस रहते। और अब वो छोटा बच्चा विलन ही है ये हमें उस वक्त तो खुद विलन ही कंफर्म करेगा जिस वक्त उसने विभा को पकड़ा था और अपनी सारी कहानी बताई थी। उसके बाद स्क्रीन प्ले को टाइट करने के लिए हम वो पुलिस वाला पार्ट सीधा कट कर देते या फिर छोटा जरूर करते, और उससे जो समय बचता उसको मूवी के जो मेन कैरेक्टर्स है उन्हें और लेयर्स देने में लगा देते। जैसे कि विलन का मोटिव उसके एक्शन के जरिए क्लियर किया जाता। इतने बड़े विलन का इतना तुच्छा मोटिव उसे शोभा नहीं देता। खैर उसकी हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन यार अब देखो मैं डिटेल में तो स्क्रीन प्ले को लिख कर नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम मेरी बात समझ रहे हो ना। बेसिकली पॉइंट ये है कि स्क्रीन प्ले को टाइट करने के लिए अनवांटेड सीन को हटा दिया जाता। कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ सीन्स की अदला बदली क्रोनोलॉजिकली इस तरह से करते हैं कि ऑडियंस के दिमाग में हर समय कुछ सवाल घूमते रहते, या फिर एटलीस्ट एक सवाल तो रहता है। और देखो ये कहानी इस तरह से बनाई गई या फिर लिखी गई है कि हम स्क्रीन प्ले के साथ खेल के आसानी से कुछ सवालों को पीछे छोड़ सकते थे जिसकी वजह से ऑडियंस एंगेज रहती। लेकिन मूवी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास बहुत कुछ था दिखाने के लिए और वो अगले पार्ट का इंतजार नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने हर चीज इसमें ऐड कर दी जिसकी वजह से हर चीज को प्रॉपर डेवलपमेंट का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा ऑनेस्टली बताना मीराई का ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जिससे तुम कनेक्ट कर पाए? मैं पर्सनली बताऊं तो विभा से कर पाया, लेकिन उसका रीजन कुछ और है। अबे गलत ट्रैक पे मत जाओ, मैं उसकी खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। खैर तो मैं तुम्हारा आंसर जानता हूँ, कोई भी कैरेक्टर ऐसा था ही नहीं। जैसे कि अंबिका को देखकर मुझे शिवगामी की थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही थी, और देखने जाओगे तो दोनों ने सिमिलर सैक्रिफाइस भी किए थे, पर तुम अंबिका से शिवगामी जितना कनेक्ट नहीं कर पाते। और ऐसा इसीलिए क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम ही नहीं दिया गया ताकि वो डेवलपमेंट फेज में जा सके या फिर उसमें कुछ लेयर्स ऐड हो सके। चलो बाकी कैरेक्टर का तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हीरो और विलन का तो ख्याल रखते, उनके कैरेक्टर्स को भी ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर को बस हर चीज समेटनी थी, इसलिए उन्होंने फटाफट कहानी पूरी कर दी। मैं कहानी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर मूवी की कैरेक्टर्स को स्क्रीन प्ले को देखकर ऐसा लगता है कि बस डायरेक्टर टिक मार्क करते जा रहे थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अच्छा तो विलन से ये करवाना है, टिक मार्क। हीरो से ये करवाना है, चेक। उसकी माँ को मरवाना है, टिक मार्क। एक्चुअली में जब मैंने शुरुआत में विलन को देखा था तो उसका कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था और मुझे लगा था ये इसको लेकर बहुत ज्यादा डार्क जाएंगे। साथ ही में उससे कनेक्ट करने के लिए एक इमोशनल बैक स्टोरी भी दी गई है जो मुझे अच्छी लगी। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि उसका गोल क्लियर नहीं है। जैसे कि कभी उसको 9 ग्रंथों को हासिल करके खुद भगवान बनना है, तो कभी चंद लोगों को मार के खुद को सही साबित करके भगवान को गलत साबित करना है। कभी वो बहुत ब्रूटल बन के छोटी सी बात पे अपने गांव को जला देता है, तो कभी हीरोइन उसके पास होके भी उसे वो जिंदा छोड़ देता है जबकि उसे उसका कोई भी काम नहीं था। विभा को 90 ग्रंथ का पता ही नहीं था, और अगर देखने जाओगे तो जो कुछ भी वो करता है उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन दिया ही नहीं गया है। मानो कि एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में पावर्स लग गई है और वो उसका दिल जैसा उसे कह रहा है वो ऐसे करता जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे ग्रो होते हुए दिखाना चाहिए था, यानी कि एक बच्चे से एक समझदार, ब्रूटल, चालाक विलन की तरह। जैसे कि शुरुआत में उसकी वांट सिर्फ खुद को सही साबित करना थी क्योंकि वो एक बच्चा था, लेकिन जब वो ग्रंथों को एक एक करके हासिल करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी वांट बदलनी जरूरी थी। और अगर मैं होता तो उसे दुनिया पे राज करने के लिए प्रोत्साहित करता। आई मीन कि अगर मैं डायरेक्टर होता तो उसे दुनिया पे राज करने का मोटिव देता, या फिर बेसिकली दुनिया को तबाह करने को भी, क्योंकि बचपन का वो ट्रॉमा और दुनिया को तबाह करना दोनों चीजें आपस में काफी ज्यादा मैच होती है। मतलब जरा सोच के देखो कि लास्ट में एक इतने बड़े और विद्वान तांत्रिक का मकसद बस कुछ लोगों को मारना होता है, जबकि उसका पूरा फोकस उस 90वें ग्रंथ को हासिल करना होना चाहिए ताकि वो पावरफुल होकर दुनिया पे राज करे। और वो ऐसे लोगों को मारना चाहता है जिसको कि वो जानता भी नहीं है, और वो लोग मरने के बाद उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पॉइंट बेसिकली यही है कि अपने विलन का गोल क्लियर नहीं था, और अगर तुम उसी के सिमिलर हीरो को देखने जाओगे तो उसके गोल भी तेतर बेतर दिखाई देंगे।
हाँ भाई, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ यही सच है कि मुझे सबसे ज्यादा क्लाइमैक्स ने ही निराश किया। पता नहीं इसको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। हालांकि मैं हवा में बातें नहीं करना चाहता, इसीलिए फीलिंग्स को साइड में रख के प्रैक्टिकल बात करती है। दरअसल क्लाइमैक्स ने एक्चुअली में मुझे थोड़ी देर के लिए चौंका ही दिया था, जहाँ पे लड़ाई करते करते पहले तो उन दोनों के हथियार चेंज हो जाते हैं, और दूसरा जब लास्ट में वेदा लामा को रोक नहीं पाता और उसे वो ग्रंथ मिल जाती है, उसके बाद वेदा लोगों को बचाने के लिए वही विधि करता है जो उसके माँ ने की थी, यानी कि खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर तभी सब कुछ ठीक हो जाता है और हमें हैप्पी एंडिंग मिल जाती है, जिसने मुझे निराश किया। अब निराश क्यों किया, इससे पहले ये इमेजिन करो कि लास्ट में सब कुछ वैसा होता, बस एक चीज नहीं होती और वो है हैप्पी एंडिंग। उससे उल्टा मूवी इस चीज पे खत्म हो जाती जहाँ पे वेदा अपनी माँ की तरह मूर्ति बन जाता है। अब तुम जरा अपने दिमाग में ये इमेजिन करके देखो कि ये कितना शॉकिंग होता कि एक तरफ अपने विलन को 9 ग्रंथ मिल चुके हैं और वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है जिसको कि अब कोई भी हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ अपना हीरो भी मूर्ति में बदल गया है। यानी कि हमें एक तरह से बेसहारा महसूस होता कि अब दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं है। बाय द वे, हमने अपने विलन का मकसद भी बदल दिया है। अब उसे अपने आप को साबित नहीं करना है, बल्कि दुनिया को मिटा के खुद की एक भयानक अंधेरी दुनिया बनानी है। यानी कि बेसिकली वो अच्छे लोगों को मार देगा, यही उसका प्लान है। और यहाँ मूवी पार्ट 2 के लिए एंटिसिपेशन छोड़ के चली जाती। और हाँ, मैं इसे जबरदस्ती पार्ट 2 में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, पर एंडिंग हुई ही ऐसी है। जरा सोचो पूरी मूवी का फोकस किस पे था, 9 ग्रंथों पे। हमें शुरुआत से ही क्या बताया जा रहा था कि वो 9 ग्रंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो भी उन्हें हासिल करेगा उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसी चीज को दिमाग में लेके जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तो विलन को वो सारे ग्रंथ मिल जाते हैं, पर सारी कहानी एक तीर से खत्म की जाती है। मतलब कि जब तुमने एक चीज को पूरे मूवी में बिल्ड किया है कि वो सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन सिर्फ हाइप को क्रिएट करने के लिए तुम 2 सेकंड में ही उस चीज के आगे कोई एक और चीज खड़ी कर देती हो जो कि उससे ज्यादा पावरफुल है, तो इसका क्या मतलब बनता है? अच्छा चलो, अगर तुमने उसके सामने कोई बड़ी चीज या फिर पावरफुल वेपन खड़ा किया भी है तो उसका यूज तो करो। कुछ भी नहीं है भाई। एंडिंग टोटली डिसअपॉइंट करती है इसी वजह से, क्योंकि जिसको तुम पावरफुल वेपन बोल रहे थे उसके सामने 2 सेकंड के लिए तुमने और एक पावरफुल वेपन रख दिया और उसका यूज भी नहीं किया, एंड दैट्स इट। अब ये सबसे बड़ी गलती है। कहानी इतनी बढ़िया लिखने के बाद कुछ एक्शन सीन्स और बाकी सारी चीजों में मात खा गए। अब मैं सारी चीजों का तो एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन चलो एक्शन से एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ एक्शन सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उन्हें कन्विक्शन के साथ डिलीवर भी किया गया था। जैसे वो बड़े पक्षी वाला सीन मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन ये जो ट्रेन को रोकने वाला सीन है ये कन्विक्शन के बाहर चला जाता है। हाँ, मेरा इसे वो ट्रेन रोक रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो खुद सुपर ह्यूमन नहीं है, तो उसके हाथ इतने फोर्स को झेल कैसे पा रहे हैं? अच्छा चलो, उसे सुपर हीरो मान लेते हैं कि वो सुपरमैन के हाथ लेके पैदा हुआ है, फिर भी उसने जिस ट्रेन के हैंडल को पकड़ा है वो भी स्पीड में दौड़ रही ट्रेन को रोक नहीं सकता। लॉजिकली वो टूट जाएगा। इस चीज को तुम स्पाइडरमैन वाले इस सीन से समझ सकते हो। जब स्पाइडरमैन यही चीज ट्रेन के आगे से करता है तो पहले तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, और यही नहीं बल्कि ट्रेन भी आगे से पिचक जाती है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली अगर तुम्हें वेदा को ट्रेन रोकते हुए दिखाना ही था तो कोई और तरीका यूज कर सकते थे, और हाँ, इसके लिए तुम्हें उसे शुरुआत से ही सुपर ह्यूमन की तरह दिखाना चाहिए था। और हाँ, ये सिर्फ एक्शन की बात नहीं है। चलो अब तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। पुलिस स्पेशल फोर्स के लोगों को वेदा के पीछे भेजती है क्योंकि उनके 20 ऑफिसर मारे गए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसे वेदा ने मारा ही नहीं था। उल्टा जिस लड़की ने उसे मारा था, इनको उसकी वीडियो फुटेज भी मिली थी। इन्हें साफ साफ पता था कि इनके पुलिस वालों को वेदा ने नहीं बल्कि किसी और लड़की ने मारा है, और यही नहीं बल्कि इंस्पेक्टर के सामने वो वेदा को पेल के गई थी। यानी कि इनको क्लियरली पता था कि वेदा उस लड़की के साथ नहीं है बल्कि वो दोनों दुश्मन हैं। तो फिर उन पुलिस वालों का वेदा के पीछे जाने का क्या लॉजिक बनता है? चलो उसके जरिए उस लड़की तक पहुंचना था ये समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा भी हम नहीं समझ सकते क्योंकि एक सीन में स्पेशल ऑफिसर उसी पे गोली चला देता है जबकि वेदा इनोसेंट है, तो उसे गोली मारने का क्या लॉजिक बनता है? खैर उसके अलावा बीच में अननेसेसरी कॉमेडी, हीरो हीरोइन
फिल्म का कच्चा रिश्ता और स्क्रीन प्ले में स्पून फीडिंग, ये सब कुछ लैक ऑफ कन्विक्शन ही है। जहाँ पर ऊपर से आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन चीजों को सही इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से बात बिगड़ गई। और देखो जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, मैं ये उड़ता हुआ तीर लेना तो नहीं चाहता था, पर मूवी देखने के बाद मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इतने से बजट में जो VFX को लेकर इन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है। वहीं पे मुझे इस बात का अफसोस भी था कि डायरेक्टर का आइडिया और विजन बहुत अच्छा था, बस कुछ छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से शायद ये मूवी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी जिस पे कांतारा और तुम्बाड़ जैसी छोटे बजट की बड़े विजन वाली फिल्में पहुंच चुकी है। क्योंकि देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि फिल्म अच्छी है, मैंने इसे कभी बुरा बोला ही नहीं, बस मैंने तो वो पॉइंट कवर किए जो अगर ठीक से प्रेजेंट किए जाते तो बात कुछ और ही होती। बाकी आई विश कि ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करे, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं, इनकी मेहनत मूवी में दिखती है यार।